पढ़ के हम नौकरी कर रहे हैं, ये हमारा पर्पस नहीं है। एजुकेशन का पर्पस कभी ये नहीं रहा है कि हम पढ़े और कहीं पे लग जाए। एजुकेशन का मेन गोल है कि हम समाज को क्या दे पाते हैं। जेएनयू के एक छात्र और हाजीपुर का बेटा आज फिर से देश का नाम रोशन किया, हाजीपुर का नाम रोशन किया। जी हाँ, जेआरएफ उन्होंने क्लियर किया। उन्होंने 98.82 परसेंटाइल हासिल किया है। जेएनयू के बारे में भी जानेंगे कि इतना मिथ फैला है जेएनयू के बारे में, उसके बावजूद भी जेएनयू देश का टॉप यूनिवर्सिटीज है। अगर आप देखो जो गवर्नमेंट है या जो लोग हैं वो एक तरह से बोल रहा है कि जेएनयू खराब है, फलाना टिमकाना, बहुत प्रकार की बातें वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ पे जो रैंकिंग एजेंसीज है, जैसे एनआईआरएफ का आप रैंकिंग देखोगे तो उसमें जेएनयू हमेशा से टॉप करता है। कि लोग जाते तो है यूपीएससी का सपना लेके, जाते तो है कि प्रोफेसर बनेगा, लेकिन वहां जाके पॉलिटिशियंस बन जा रहे हैं और अलग अलग एजेंडा चल रहा है। कई मूवीज में भी दिखाया गया है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज भी चल रहा है। अगर स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं होगा तो पॉलिटिक्स में एक्टिव कौन होगा? आप आरएन कॉलेज जैसे कॉलेज में आपने पढ़ा, जिसको नैक के रेटिंग में वो सी है, सी ग्रेड में आता है शायद, या बी ग्रेड में आता है, और आप जेएनयू जो टॉप यूनिवर्सिटी है उसमें पढ़े। दोनों में कितना डिफरेंस है और कितना बदलाव की जरूरत है? देखो, डिफरेंस की बात हम तब करते हैं ना कि कुछ कहने को हो, मीन्स अगर कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हम डिफरेंस बना सकते हैं। मतलब ये तो हंसी वाली बात, जो यूनिवर्सिटी 3 साल की डिग्री 3 साल में नहीं दे रही है, उस यूनिवर्सिटी से आप एकेडमिक्स में क्या एक्सपेक्ट करें? आपने जेआरएफ की तैयारी कैसे की, और जेआरएफ के बारे में बताइए, क्योंकि हमारा मूल सवाल वही है कि क्या एग्जाम होता है इसमें और आपने तैयारी कहाँ से शुरू की। वो पैमाना भी आप लोगों को दिखाइए कि 10 साल बाद जो है इस फील्ड में एक इंसान जब वो रिसर्च करने के लिए जाता है और जब वो पूरा बनता है, प्रोफेसर बनता है, तो क्या लाइफ स्टाइल होता है, क्या सपने होते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। तो इस उम्र में अगर आप रिसर्च की तरफ जाना चाहते हो, अगर आप पीएचडी करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको एक फाइनेंशियल जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो आपको जेआरएफ देता है, क्योंकि उसमें ठीक ठाक पैसा मिल जाता है। लाइक कितना पैसा मिलता है अच्छे से पता चलना चाहिए ताकि लोग मोटिवेट हो एक राउंड सब में। आपके बच्चों के सपनों का स्कूल, जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को हाजीपुर में बेहतर एजुकेशन मिले तो अभी कांटेक्ट कीजिए आरडी फाउंडेशन स्कूल को। इसका नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर शिवम और आप देख रहे हैं सीधे आप तक। जी हाँ, आज जेएनयू के एक छात्र और हाजीपुर का बेटा आज फिर से देश का नाम रोशन किया, हाजीपुर का नाम रोशन किया। जी हाँ, जेआरएफ उन्होंने क्लियर किया और जेआरएफ का रिजल्ट कल ही आया है। जेआरएफ का रिजल्ट कल ही आया है और उन्होंने 98.82 परसेंटाइल हासिल किया है। बहुत ही कम छात्र जेआरएफ जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं और आज हम इनकी पूरी जीवनी जानेंगे, इनसे पूरी कहानी जानेंगे। जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं, हाजीपुर में इनकी पढ़ाई हुई है और जेएनयू के बारे में भी जानेंगे कि इतना मिथ फैला है जेएनयू के बारे में, उसके बावजूद भी जेएनयू देश का टॉप यूनिवर्सिटीज है। कुछ एजेंडे थे, इसके तहत जेएनयू को थोड़ा बदनाम किया गया, लेकिन आज भी क्वालिटी वहीं से निकल के आ रही है। हम जानते हैं कृष्ण कुमार से कि उनके बारे में जानेंगे, जेआरएफ एग्जाम क्या है, इनके बारे में जानेंगे, क्या क्या बेनिफिट होने वाला। अगर आप स्टूडेंट्स, आपको पढ़ने में मन लगता है, आपको पढ़ाने में मजा आता है, तो आप जेआरएफ करके क्या क्या आपको बेनिफिट मिल सकता है। देश में यह ऐसे एग्जाम्स होते रहना चाहिए और भी इसका व्यापक पैमाना होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। और हायर स्टडीज़ में, क्योंकि हायर स्टडीज़ में भारत का अगर आप देखेंगे प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ पे सरकार भी, अगर आप देखें जीडीपी का एजुकेशन पर सरकार का बहुत कम खर्चा है, जबकि एक अच्छे पैमाने पे खर्च होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन ही यह तय करता है कि देश कहाँ जाएगा। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद। तो सबसे पहले ये बताइए, जेआरएफ है क्या? जेआरएफ है आपका एक स्कॉलरशिप होती है जी। तो एक एग्ज़ाम होता है नेट का और यूजीसी जो बॉडी है वो इस नेट के एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है और इस नेट के एग्ज़ाम में जो उच्चतम नंबर लेके आते हैं उनको जेआरएफ अवार्ड होता है। तो उसके थ्रू आपको अपने रिसर्च करने के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। जेआरएफ इसका फुल फॉर्म जूनियर रिसर्च फेलो, सही बोल रहा हूँ सर? फेलोशिप। अभी पहले जानते हैं जेआरएफ के बारे में भी जानेंगे, डिटेल्स में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं सर कि आप अपने बारे में बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ घर है आपका, पढ़ाई आपकी कहाँ है, क्योंकि छात्र को कई बार रिलेट नहीं, उनको लगता है कि केवल जहाँ तक मैं जानता हूँ काफ़ी संघर्ष वाला जीवन रहा है आपका, लेकिन कई लोगों को लगता है कि ये वही क्वालिफाई कर सकते हैं जिनके पास पैसा रहा हो, जिनके पास फैमिली सपोर्ट रहा हो। तो इसके बारे में बताइए कि आपकी जीवनी क्या रही है। जी, मेरा नाम कृष्ण कुमार है और मैं हाजीपुर के बगल में एक गांव है छोटा सा, बिद्दुपुर बाजार, मैं वहीं से आता हूँ। मेरी 10वीं तक की पढ़ाई बीडी पब्लिक स्कूल से हुई है
11th-12th जो है मैंने गुरुकुल से किया था, और ग्रेजुएशन में 11th-12th में मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था, तो ग्रेजुएशन में मेरी जो ग्रेजुएशन हुई है वो RN कॉलेज से हुई है। हाजीपुर का ही एक कॉलेज है RN कॉलेज, और उसी के दरमियान मैंने तैयारी की थी। और मेनली मेरा तैयारी जो था थोड़ा सा स्टेट PCS और पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड था। वहीं से चूँकि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था, उस पे मैंने पढ़ाई करी थी, तो मैंने JNU का एंट्रेंस दिया था। और JNU मेरा सपना भी था, और मुझे लगता है कि कोई भी स्टूडेंट जो एकेडमिक्स में आगे जाना चाहता है उसकी एक ड्रीम यूनिवर्सिटी JNU है। तो लकीली JNU मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया था, और JNU में जाके मुझे मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ों का एक्सपोजर मिला, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में पता चला जहाँ से थोड़ा मुझे लगता है कि मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। और मतलब पढ़ाई मैंने पॉलिटिकल साइंस से मैंने JRF किया है, तो वो मैंने अच्छे लेवल पे पढ़ रखा था पहले से। तो ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था JRF में, और ये क्लियर हो गया फॉर्चुनेटली। आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इसको क्लियर कर लिया? हाँ हाँ बिल्कुल। क्या अभी तक आपने लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया है? सोचिए अगर कुछ हो गया आपको, कि आपके परिवार वालों का क्या होगा? अभी कांटेक्ट कीजिए LIC एडवाइजर आलोक कुमार से, जो अच्छी से अच्छी LIC पॉलिसीज को आपको दिखाएंगे। JNU के बारे में थोड़ा बताइए। आप उस दौर में JNU का एग्ज़ाम क्लियर किए जिस दौर में एक बहुत बड़ा एजेंडा चल रहा था। JNU अपनी समझिए कि बदनामी करने के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग और पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा था। कहा जाता है उसमें कि आज भी बहुत सारे पेरेंट्स को इस बात की चिंता है कि उसमें बच्चे जाते हैं तो पॉलिटिशियंस बन जाते हैं, पढ़ाई छोड़ के सारा कार्य करते हैं। इस तरीके का मिथ फैला हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि JNU का स्टूडेंट जो JRF क्लियर किया है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, वही इस मिथ को दूर करे। देखो, सबसे पहली बात ये है कि ये फैक्ट्स जो है ये काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। अगर आप देखोगे तो जो मतलब अगर आप देखो जो गवर्नमेंट है या जो लोग हैं वो एक तरह से बोल रहे हैं कि JNU खराब है, फलाना टिमकाना, बहुत प्रकार की बातें वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ पे जो रैंकिंग एजेंसीज है, जैसे NIRF का आप रैंकिंग देखोगे तो उसमें JNU हमेशा से टॉप करता है। ऐसी बात नहीं है कि वो मतलब पिछले सरकार में टॉप नहीं कर रहा था, इस सरकार में टॉप कर रहा है, यही सरकार में नहीं टॉप कर रहा था। ये सरकार भी JNU को बेस्ट यूनिवर्सिटी मानती है, क्योंकि रैंकिंग एजेंसीज तो गवर्नमेंट की ही है ना, वो तो कुछ ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स पे ही यूनिवर्सिटी को जज करते हैं। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको डाटा से देना चाहूँगा ये है कि JNU हमेशा से नंबर 1 पे बना रहता है। सोशल साइंस की आप मानो तो JNU नंबर 1 पे है। ऑल यूनिवर्सिटी मतलब जो पूरे कैटेगरी की बात करोगे तो JNU उसमें सेकेंड नंबर पे आता है। तो डाटा से तो खैर इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट है कि अगर जो यूनिवर्सिटी इतनी गंदी है, ये सारी चीज़ें होती हैं, पढ़ाई नहीं होता, बाकी सब कुछ होता है, ऐसा होता है, तो फिर डाटा गलत है इसका मतलब। और डाटा तो गवर्नमेंट दे रही है, यानी गवर्नमेंट गलत डाटा दे रही है। गवर्नमेंट गलत डाटा नहीं दे रही है। हमारा जो एक परसेप्शन है, एक जो हमारा व्यू पॉइंट बन जाता है मेनली मीडिया के थ्रू, या बहुत सारी चीज़ें आती है मार्केट में, वहाँ से जो हमारा एक व्यू बनता है ना, वो व्यू उस पॉजिटिव को नहीं देखता है, उस पॉजिटिव के निगेटिव को देखता है। और यहीं से हमारे मन में एक जनरल कंस्ट्रक्ट बन जाता है कि JNU खराब यूनिवर्सिटी है और ये सारी चीज़ें। ये पॉलिटिशियन वाला बात कहाँ तक है कि लोग जाते तो है UPSC का सपना लेके, जाते तो है कि प्रोफेसर बनेगा, लेकिन वहाँ जाके पॉलिटिशियंस बन जा रहे हैं और अलग अलग एजेंडा चल जा रहा है। कई मूवीज़ में भी दिखाया गया है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी चल रहा है, ऐसा कई मूवीज़ में दिखाते हैं नाम घुमाकर। इसको लेकर क्या आप बोलेंगे? सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप ये समझ रहे हो कि पॉलिटिक्स और स्टूडेंट लाइफ ये दोनों दो अलग चीज़ें हैं, तो आपका जो समझदारी है पॉलिटिक्स को लेके या स्टूडेंट लाइफ को लेके, ये समझदारी ही गलत है। अगर स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं होगा तो पॉलिटिक्स में एक्टिव कौन होगा? वो लोग ही पॉलिटिक्स में एक्टिव होंगे ना जो समझते हैं सोसाइटी को। देखो, JNU पॉलिटिसाइज्ड इसीलिए है क्योंकि JNU क्या है कि एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर वो एक थिंक टैंक का काम करती है। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े माइंड आते हैं, मतलब वहाँ पे जो लोग आते हैं वो रिसर्च करते हैं, तो उनका जो अंडरस्टैंडिंग होता है वो काफ़ी क्रिटिकल होता है। वो सोसाइटी को एक ऐसे एंगल से देखते हैं जिस एंगल से जो हो सकता है नॉर्मल लोग ना देखें, और उस एंगल से ना देखने के कारण जो है ना, आपको ये मिलता है कि जो लोगों का परसेप्शन होता है वो निगेटिव हो जाता है। जो चीज़ें वो समझाना चाहते हैं उसका एक अलग रूप सामने निकल के आता है। अदरवाइज अगर आप देखोगे तो JNU एक, हम बोल सकते हैं कि फीडबैक मैकेनिज्म का काम करती है। JNU इज़ लाइक कि वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो, उस पर एक फीडबैक देती है। अगर आपने पॉलिसी लाया, उसका फीडबैक नहीं मिल रहा है, तो फीडबैक हो सकता है निगेटिव हो। तो निगेटिव फीडबैक का मतलब ये नहीं होता है कि हम सरकार के विरोध में हैं, और सरकार के विरोध में होने का ये मतलब नहीं होता कि हम राष्ट्र के विरोध में हैं। तो ये जो कन्फ्यूजन है कि आप सरकार के
क्रिटिकल, सरकार को लेके अगर कुछ क्रिटिकल पॉइंट रखते हो और उसको फिर नेशन से रिलेट करके, राष्ट्र से रिलेट करके एक बड़े पिक्चर पे दिखाया जाता है, तो वहाँ पे चीज़ें गड़बड़ाती है। देश का लगभग 60 से 70% यूथ है और यूथ का पॉलिटिक्स में एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है राष्ट्र निर्माण के लिए। तो बिल्कुल सही कहा सर आपने। अभी मुझे ये बताइए, आप आर्यन कॉलेज जैसे कॉलेज में आपने पढ़ा, जिसको नैक के रेटिंग में वो सी है, सी ग्रेड में आता है शायद, या बी ग्रेड में आता है, और आप जेएनयू जो टॉप यूनिवर्सिटी है उसमें पढ़े, दोनों में कितना डिफरेंस है और कितना बदलाव की ज़रूरत है? देखो, डिफरेंस की बात हम तब करते हैं ना कि कुछ कहने को हो, मीन्स अगर कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हम डिफरेंस बना सकते हैं तो वहाँ पे हम डिफरेंस बोलेंगे ना। डिफरेंस की कोई बात ही नहीं है। मतलब ये तो हंसी वाली बात, मेरी खुद की डिग्री 3 साल की 4 साल में मिली है, तो जो यूनिवर्सिटी 3 साल की डिग्री 3 साल में नहीं दे रही है, उस यूनिवर्सिटी से आप एकेडमिक्स में क्या एक्सपेक्ट करोगे? जो यूनिवर्सिटी, अब जेपी यूनिवर्सिटी है बिहार में, वो 6 साल में देती है। मतलब मेरे जीवन का 1 साल खा गई जो बिहार यूनिवर्सिटी है सो। तो आप मतलब जेएनयू से कंपैरिजन तो छोड़ो, मतलब कि मैं क्या बताऊं ये इसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहता। बट हाँ, देखो, बिहार की आबादी 13 करोड़ है, 13-14 करोड़ है, और बिहार में एक भी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है। ये मतलब कितनी दुर्भाग्य की बात है कि हमें अपनी एकेडमिक के पढ़ाई के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। दिल्ली में भर भर के जाओ, ट्रेन्स में जाओ, तो सिर्फ लेबर ही नहीं जा रहे दिल्ली में अपना लेबर बेचने, लोग भी जो पढ़ने जा रहे हैं बिहार से वो भी माइग्रेंट ही हैं। अगर बिहार में एक अच्छी यूनिवर्सिटी होती, अगर बिहार में एक जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी होती, तो लोग, हम दिल्ली के जेएनयू में क्यों जाते? आपने इतना अच्छा नाम रखा है जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी, उनके काम को आप उनके काम को देखिए, मतलब उस आदमी ने क्या नहीं किया, और उसके नाम की जो यूनिवर्सिटी है आपके यहाँ, उसके साथ आप क्या कर रहे हो? 6 साल में डिग्री दे रहे हो। तो सबसे पहली बात तो ये होगी, तो डिफरेंस की तो कोई बात ही नहीं है। ड्रीम होता है जेएनयू जाना, यहाँ के लिए नहीं, बिहार के लिए तो खैर, मतलब जो बिहार यूनिवर्सिटी है उसके लिए तो अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ भी जो है, चाहे वो बीएचयू हो या डीयू हो, वहाँ के स्टूडेंट के लिए भी जेएनयू उतना ही बड़ा है। क्योंकि जेएनयू क्या है ना कि इट्स नॉट ओनली अबाउट एकेडमिक्स ही नहीं है सिर्फ, ऐसा नहीं बस पढ़ाई लिखाई से चीज़ें होती है, एक एक्सपोजर होता है, एक सेंसिटाइजेशन होता है। अभी आप समाज में देखो, चाहे वो जात को लेके हो, कास्ट को लेके हो, महिलाओं को लेके हो, या किसी भी एंगल को लेके हो, आपको लोगों में सेंसिटाइजेशन नहीं मिलेगा, लोग उसको लेके गंभीर नहीं है। आप बहुत सारे ऐसे वर्ड यूज करते हो, स्लैंग यूज करते हो जो काफ़ी मिसोजिनिस्ट है, महिला विरोधी है, वो जात विरोधी है, वो किसी जात को नीचा दिखाने का स्लैंग यूज करते हैं हम अपने आम बोलचाल की भाषा में। तो आप ये देखो ना कि इस चीज़ पे कौन सा एकेडमिक्स है जो इसको पढ़ाता है? कौन से स्कूल में ये पढ़ाई होती है कि कास्ट सेंसिटाइजेशन क्या होता है, वुमेन सेंसिटाइजेशन क्या होता है? हमारे जेएनयू में जो पहला मीट हुआ था, मुझे लगता है वो था वुमेन सेंसिटाइजेशन, कि पढ़ाई लिखाई तो दूर की बाद की बात है, पहले जो तुम महिलाओं को लेके सोचते हो, एक जो मिसोजिनी तुम्हारे दिमाग में बैठ चुकी, बहुत सारी चीज़ें हम बोलते हैं ना, आपको पता होगा तो वो जो सेंसिटाइजेशन होता है जेएनयू में, वो मुझे लगता है कि मैंने कहीं नहीं देखा है, और मैं कहीं देखता भी नहीं हूँ। बाहर की दुनिया में तो मैं वो सेंसिटाइजेशन देखता ही नहीं हूँ। तो जेएनयू सबसे पहले तो आपको एक इंसान बनाती है कि आप एक प्रॉपर इंसान कैसे होते हो। और जैसा कि आप जानते हो कि अगर आपके पास 4-5 पर्सपेक्टिव आ जाते हैं दुनिया को देखने का, तो आप ऐसे बेहतर इंसान बन जाते हो। फिर आप कुछ उलूल जुलूल नहीं बोलोगे, आप जो भी बोलोगे उसमें 4 एंगल होगा। आप अपने कास्ट को ग्लोरीफाई नहीं करोगे, आपको पता है कि हिस्टोरिकली क्या हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जेएनयू में यूनिक है, और इसीलिए वहाँ का पॉलिटिकल माहौल इतना वाइब्रेंट है, क्योंकि जेएनयू आपको वो चीज़ देता है ना जो आपको पॉलिटिक्स को एक अलग एंगल से देखने को मजबूर कर देता है। और शायद इसीलिए वहाँ इतने मैं कहता हूँ प्रोटेस्ट होते हैं, हर बात पे प्रोटेस्ट होता है वहाँ पे। और क्यों ना हो, मतलब अगर स्टूडेंट हैं तो हमारा सिर्फ काम पढ़ना थोड़ी है। समाज को हम क्या दे रहे हैं? पढ़ के हम नौकरी कर रहे हैं, ये हमारा पर्पस नहीं है। एजुकेशन का पर्पस कभी ये नहीं रहा है कि हम पढ़े और कहीं पे लग जाए। एजुकेशन का मेन गोल है कि हम समाज को क्या दे पाते हैं। तो वहाँ पे जेएनयू एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था, और अभी भी करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, अभी कुछ दिनों में बहुत सारे चीज़ों में बदलाव हुआ है, पर हाँ, लड़ रहे हैं लोग, और मतलब चल रहा है काम। बहुत अच्छा आपने बात बोला कि जेएनयू एक बेहतर इंसान बनाता है, नहीं तो कुछ लोग तो अलग ही साबित करने में लगे हुए हैं। और बहुत ही गंदा राजनीति भारत में आज भी हो रहा है, उसको छोड़ देते हैं। ये बताइए सर कि देश में हायर स्टडीज़ में स्टूडेंट्स कम इन्वॉल्व हो रहे हैं, और अगर हो भी रहे हैं तो ऐसे यूनिवर्सिटी से हो रहे हैं जहाँ पे बेंच टेबल कुर्सी कोई भी पास कर जाता है 4-5-6 सालों में।
ठीक है, 6 साल उनकी गलती की वजह से नहीं, कॉलेज की गलती की वजह से, यूनिवर्सिटी की गलती की वजह से। तो ये हायर स्टडीज़ में हमारा भारत का विश्व स्तर पर बहुत ही कम प्रदर्शन है, इससे कितना इफेक्ट पड़ता है? बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि क्योंकि आप देखोगे कि अगर आपके यहाँ हायर स्टडीज़ नहीं है ना, अगर आपके यहाँ रिसर्च नहीं है ना, तो फिर आपका जो नॉलेज है ना वो स्टैटिक हो जाता है, वो बढ़ता नहीं है, फिर वो डायनेमिक नहीं होता है, वो स्टैग्नेंट हो जाता है, रुक जाता है। क्योंकि रिसर्च है, इनोवेशन है, इसी से हम नॉलेज प्रोड्यूस करते हैं। और यहीं पे अगर हम भारत को बोलते हैं भारत विश्वगुरु बनना चाहता है, किस फील्ड में बनेगा विश्वगुरु? सर्विस प्रोवाइड करेगा। सर्विस प्रोवाइड करने से विश्वगुरु नहीं बनेगा ना, उसको नॉलेज प्रोवाइड करना पड़ेगा। और नॉलेज तभी प्रोवाइड होगा जब आपके यहाँ पे बेस्ट यूनिवर्सिटी होंगी। आप ऑक्सफैम आप ऑक्सफोर्ड की रैंकिंग देखो, बहुत सारी रैंकिंग्स निकलती है, टाइम्स रैंकिंग वगैरह, उसमें भारत के टॉप 200 में भी, मतलब वर्ल्ड के टॉप 200 में भी भारत की यूनिवर्सिटीज़ नहीं आती है, या उनका बहुत गंदा कंडीशन रहता है। तो ये तो एक बहुत सोचने वाली बात है ना कि आप बोल रहे हो कि आप इकोनॉमिक के फ्रंट पे 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए, पीपीपी की माने पर कैपिटल जो आपका परचेसिंग पावर पैरिटी है, तो उसमें आप 2nd नंबर पे आ रहे हो। इकोनॉमिकली आप फॉरेन पॉलिसी की देखिए तो आप अच्छा स्टैंड ले रहे हो। एकेडमिकली क्या करोगे? और एकेडमिक्स नहीं होगा तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ों का ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। तो एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम एजुकेशन पे कितना खर्च करते हैं, और एजुकेशन का एक बहुत बड़ा चंक जो है वो हमें रिसर्च पे खर्च करना पड़ेगा। रिसर्च हमारे यहाँ पे उतना रिम्यूनरेटिव नहीं है, अगर मैं आपको सच बताऊँ तो, इसीलिए लोग ज़्यादा उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अगर आप 12th पास करके कोई नौकरी ले लेते हो सरकारी, तो आपको उससे ज़्यादा पैसा मिल जाता है। जो आप अपने 22 साल की उम्र में रिसर्च स्टार्ट करोगे और 30 साल की उम्र तक रिसर्च करोगे, उससे ज़्यादा तो आप 12th पास करके कोई नौकरी करोगे तो कमा लोगे। तो लोग क्यों ना वो करें, लोग क्यों ना बीपीएससी यूपीएससी का तैयारी करें, रिसर्च में कैसे जाए, रिम्यूनरेटिव नहीं है, पैसे नहीं है उसमें, लोग तो सोचते हैं ना। तो हमें रिसर्च को थोड़ा सा वो बनाना पड़ेगा, और सोसाइटी को भी इसको मतलब इस चीज़ को लेकर थोड़ी सी मतलब उसमें ये एक मतलब उसको जागृत होना पड़ेगा कि आपको अपने बच्चे को सिर्फ इस तक लिमिट नहीं करना है कि हाँ तुम एक काम करो, ये एग्ज़ाम निकाल लो, ये नौकरी दे दो और फिर तुम्हारा जीवन सेट है। अगर आप आगे एकेडमिक्स में नहीं जा रहे हो, अगर बहुत बड़े संख्या में एकेडमिक्स में नहीं इंटर कर रहे हैं स्टूडेंट, तो अल्टीमेटली ये इंडिया के लिए खराब होता है, डिक्लाइन हो जाता है इसके एजुकेशन सिस्टम में। आपने रैंकिंग की बात बोली तो मुझे रैंकिंग से याद आ रहा है कि आप किसी भी चीज़ का रेफरेंस लेंगे तो पता चलेगा आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का रेफरेंस लेके आप किसी बात को प्रूव करेंगे, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का, लेकिन भारत की किसी यूनिवर्सिटी का जनरली आमतौर पर आप वो इस तरह का डेटा लेके आप प्रूफ नहीं करते। तो ये भी एक भारत के लिए बहुत ही डिक्लाइनेशन वाला बात है। चाय बेचना, पकौड़े बेचना को प्रमोट करें, ठीक बात है, लेकिन हमारा जो 135 करोड़ की जनसंख्या है और महज 80,000 आपके डिपार्टमेंट में बैठे थे लोग, और उतना ही लोग इस रिसर्च के लिए जा रहे हैं, और उसमें से भी 1 कुछ लोग जो है इसमें पास आउट हो रहे हैं। तो ये आंकड़ा है बहुत ही अगर देखा जाए तो घटिया आंकड़ा है, इस देश के लिए कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। विश्व गुरु तभी बनेगा जब देश पढ़ेगा। खैर, आ जाते हैं अपने मूल सवाल पे कि जेआरएफ की तैयारी आपने कैसे की। हमने सुना है कि आप यूट्यूब पे आप पढ़ाते भी हैं, काफ़ी पढ़ा कर आपने आगे बढ़ा है। कई बच्चे आपके पढ़ाए हुए जेएनयू क्वालिफाई किए। तो किसी को जेएनयू क्वालिफाई करना हो, हाजीपुर के छात्र को, क्योंकि यहाँ वैसा कोई इंस्टीट्यूशन या वैसा कोई सपोर्टिंग लाइन तो है नहीं, और आप अपने दम पे वहाँ पे पहुँचे हैं, तो कैसे तैयारी करें? सबसे पहली बात कि जब मैंने अपना जेएनयू क्वालिफाई किया था, तो उस समय में ही जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर था, जो मेरा पेपर था, उस पर मैंने अच्छी पढ़ाई कर ली थी। लाइक मैंने प्रीवियस ईयर के नेट के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए थे। तो एक जो जेएनयू का प्रिपरेशन था वो एक मेरा फाउंडेशन था नेट जेआरएफ के लिए भी, मैं बोल सकता हूँ। ऐड ऑन करूँ इसमें तो नेट जेआरएफ में एक और पेपर होता है, इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 के अंदर में आपको जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसमें 10 सेक्शन होते हैं, जैसे कि उसमें डीआई है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, कम्युनिकेशन है, मैथमेटिक्स है, कॉम्प्रीहेंशन है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, हायर एजुकेशन है, इन्वायरमेंट है। तो 10 सेक्शन है, 10 सेक्शन से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपका। इवन मेरा उसमें ही बहुत ज़्यादा नंबर आया है, मीन्स पेपर 1 में मैंने अच्छा स्कोर किया था। तो ये चीज़ें हैं। 2 पेपर होता है उसमें,
तो पेपर 1 का आप तैयारी कर सकते हो। उसके लिए बुक्स आती है मार्केट में, आप कोई भी एक बुक रेफर कर सकते हो, वहाँ से आप पेपर 1 की तैयारी कर सकते हो। और पेपर 2 है, जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस था, वो मेरा डोमेन था, तो उससे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। और फिर उसमें आपको ग्रेजुएशन लेवल के सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मेरा था तो उसमें पॉलिटिकल थ्योरी हो गया, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हो गया, इंडियन पॉलिटिकल थॉट हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, और भी बहुत सारे उसमें टॉपिक्स हैं जिससे लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो आपके सिलेबस से, मतलब आपने जो ग्रेजुएशन में सिलेबस पढ़ी है उसको बस आपको अच्छे से रिवाइज करके जाना है और आपका JRF हो सकता है इसमें। आप कैसे तैयारी कराते हैं? मैंने सुना आप करीबन 30-40 बच्चे आपके तैयारी कराए हुए बच्चे पास आउट हो गए। जी। अब जैसे कि हमारा एक चैनल है, हमारे टीम का, एजुकेशन जोन टीम का एक चैनल है, तो उसके थ्रू हम लोग बच्चों से हम लोगों ने बच्चों की काफ़ी हेल्प करी है, उनको गाइड किया है और कि JNU की तैयारी कैसे करें। क्योंकि अब एक्चुअली क्या हुआ कि आज से 2-3 साल पहले अगर JNU का पैटर्न देखोगे तो JNU रिटन और डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम लेता था। तो उस एग्ज़ाम का कुछ मतलब अच्छाई तो थी, क्योंकि एकेडमिक्स में राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उसका कुछ ड्रॉबैक ये था कि ऐसी यूनिवर्सिटी जैसे बिहार यूनिवर्सिटी और भी जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ के लड़के नहीं पहुँच पाते थे। जो अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे स्कूल से पढ़े हुए, जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, एलीट बैकग्राउंड के हैं, इंग्लिश स्पीकिंग बैकग्राउंड के हैं, वैसे बच्चे निकल के वहाँ पहुँच पाते थे। तो एक जो चेंज इसमें लाया गया कि उसको MCQ पैटर्न में डाला गया, तो वहाँ से हमें देखने को मिलता है कि इन यूनिवर्सिटीज़ से स्टूडेंट का फ्लो वहाँ पे ज़्यादा बढ़ा है। तो उस क्रम में हम स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए, जैसे हमारा एक चैनल है, रमेश सर हमारे एक साथी हैं, और हम लोग मिलके उस चैनल को उस पर यही पहले तो हम लोग ये गाइड करते हैं, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट वहाँ से हमारे थ्रू जुड़े उनको हमने पढ़ाया, पूरा कोर्स पढ़ाया, और बहुत ही मिनिमम फी में हम पढ़ाते हैं, और हर चीज़ उसमें प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, मतलब एकदम जो CBT मॉडल का टेस्ट होता है वैसा टेस्ट हो, लेक्चर्स होते हैं काफ़ी। और उसके थ्रू मुझे भी अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन इस बार 40+ स्टूडेंट हमारे JNU में अक्रॉस द, मतलब आप पॉलिटिकल साइंस डोमेन में 3 उसमें कितना सीट्स रहता है टोटल? मुझे लगता है 200-250 सीट में 40 बंदे, 40 बच्चे आपके पढ़ाए हुए निकल गए। हाँ, उसमें 40 बच्चे हमारे इस बार क्वालिफाई हुए हैं। और PISM, IRM, POLM करके 3 कोर्स होता है, अक्रॉस द कोर्सेस हमारे 40 बच्चे इस बार क्वालिफाई करें। ये बताइए सर कि आपने JRF की तैयारी कैसे की, और JRF के बारे में बताइए, क्योंकि हमारा मूल सवाल वही है कि क्या एग्ज़ाम होता है इसमें, और आपने तैयारी कहाँ से शुरू की? आप प्रिपरेशन की तरफ नहीं गए, आप UPSC की तरफ न जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की क्या कहानी है? एक्चुअली क्या होता है कि अब जब आप एक उम्र पे आते हो, 22 साल 23 साल की उम्र पे आते हो, तो आपको सबसे बड़ा जो सपोर्ट चाहिए वो है फाइनेंशियल सपोर्ट। तो इस उम्र में अगर आप रिसर्च की तरफ जाना चाहते हो, अगर आप PhD करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको एक फाइनेंशियल जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो आपको JRF देता है, क्योंकि उसमें ठीक ठाक पैसा मिल जाता है। लाइक कितना पैसा मिलता है? अच्छे से पता चलना चाहिए ताकि लोग मोटिवेट हो एक राउंड सब में। HR लगा के 30 से 40 के बीच में आपको हर महीने कितने साल तक? 5 साल तक वो आपको मिलता है। 5 साल तक रिसर्च करने के लिए। और 5 साल में रिसर्च पूरा नहीं हुआ उसके बाद? नहीं, 5 साल में हो जाता है, नहीं तो एक्सटेंशन मिलता है। और अगर आपने अच्छे से अपना रिसर्च किया है तो फिर आपका कहीं ना कहीं हो जाता है, आप कहीं ना किसी फॉर्म में या किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में आप लग जाते हो प्रोफेसर। तो मेनली वो रिसर्च को प्रमोट करने के लिए कि उस समय में, और रिसर्च करने में खर्चा होता है, ऐसा नहीं है कि हम रिसर्च ऐसे ही कर सकते हैं, रिसर्च करने में काफ़ी खर्चा होता है। जैसे क्या होता है रिसर्च? बहुत लोगों को समझ ही नहीं आता, उसके समझ से बाहर की चीज़ है कि रिसर्च बोलते हैं, अच्छा होता होगा कुछ ऐसा वाला बात कि हाँ ज़्यादा पढ़ाई करना होगा। तो रिसर्च को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि इसमें करते क्या है लोग? एक्चुअली रिसर्च का मतलब बस ये नहीं होता है कि हमें कुछ नया खोजना है। जो भी चीज़ें पहले से हैं, जो एकेडमिक डोमेन में पहले से पड़ी हुई नॉलेज है, हम उसको पहले तो हम अपना एक थीम सेलेक्ट करते हैं कि हमें इस थीम पे अपना काम करना है। कि कोई भी फील्ड ले लो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस के फील्ड में कोई सब्जेक्ट उठा लो, या सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, या फिर साइंस डोमेन का सब्जेक्ट है, उस पर हम क्या कुछ नया इनोवेट कर सकते हैं, उस पर हम कुछ क्या अपने तरीके से हम क्या ऐड ऑन कर सकते हैं। चाहे वो पहले के नॉलेज में कुछ ऐड ऑन करें कि वहाँ पे कुछ लूप होल्स थे उसको हम निकाल के उसको फिल करें, या हम कुछ नया ही दें। तो हमारा एक प्रपोजल होता है, उसके बाद फिर हमारा
रिसर्च के लिए पूरा मतलब कि उसमें पहले तो 6 महीने कोर्स वर्क चलता है, फिर आपको आपके गाइड मिल जाते हैं, फिर आपको अपने गाइड के अंदर अपने जो सब्जेक्ट है उस पर आपको 4 साल तक, चाहे वो बहुत तरह का रिसर्च होता है, सर्वे करना हो गया, सैम्पलिंग करना हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें। उसको मिला के अपना थ्योरी, अपना कंक्लूजन देना होता है, अपना थीसिस आपको लिखना होता है। वो तो भेजते हैं ना आप लोग की, उसको बना के कहाँ से एक्सेप्टेंस होगा तब जाके। यूनिवर्सिटी में आपके गाइड का उस पर वो होना चाहिए, उसका अलग कोर्स वर्क के दौरान ये सारी चीज़ें बताते हैं। मेनली रिसर्च का यही है कि आपको कुछ ऐड ऑन करना है या कुछ अगर लूप होल है तो उसको निकालना है, कुछ क्रिटिकल उस पर आपको रिव्यू देना है, तो ये सारी चीज़ें रिसर्च के अंदर में आती है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने JRF क्लियर किया, तो आपका स्ट्रैटेजी क्या था उसको पढ़ने का? मेरा स्ट्रैटेजी एक्चुअली उतना मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं था कि मैंने 2-3 महीने लग के पढ़ाई कराई और नेट JRF निकाल लिया, क्योंकि मेरा डोमेन बहुत अच्छा था और JNU मैंने निकाल रखा था, तो पॉलिटिकल साइंस जो मेरा डोमेन है वो काफ़ी अच्छा था और मैं चूँकि पढ़ा भी रहा था, तो पढ़ाते पढ़ाते एक रिफाइन हो जाता है, चीज़ें याद रहती हैं। मेनली मेरा पेपर 1 पे मेहनत था, और पेपर 1 भी सच बताओ तो काफ़ी डायनेमिक होता है। उसमें कभी कभी तो ऐसा होता है कि पढ़ के जाओ तो सवाल मतलब उससे कम आते हैं और जनरल अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन बन जाता है। मेनली उसमें KVS मदन की किताब है, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हो। उसमें जो भी रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड थ्योरीज है, उसको आप एक बार देख लोगे अच्छे से तो उसमें आप स्कोर कर सकते हो। आपका अगर थोड़ा बहुत मैथ अच्छा है, थोड़ा बहुत DI अच्छा है, तो स्कोर हो जाता है उसमें 30+। मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर कि कैसे मोटिवेट कीजिएगा आप हाजीपुर के लोगों को, चूँकि आपकी धरती रही है, जन्म धरती रही है, जन्मभूमि रही है, कि आप रिसर्च फील्ड में इससे क्या क्या फ़ायदा होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी बंदा जब करियर चुनता है तो वो सबसे पहले देखता है कि इस करियर में मेरे को मिलेगा क्या क्या, आगे जाके 10 साल बाद मेरी लाइफ क्या होगी। तो वो पैमाना भी आप लोगों को दिखाइए कि 10 साल बाद जो है इस फील्ड में एक इंसान जब वो रिसर्च करने के लिए जाता है और जब वो पूरा बनता है, प्रोफेसर बनता है, तो क्या लाइफ स्टाइल होता है, क्या सपने होते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं। रिसर्च काफ़ी मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारा इसमें आप चीज़ों को कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो कि जो एक रहता है कि हाँ कहीं पे कुछ नौकरी टाइप का लगे, तो रिसर्च JRF अगर हो जाता है तो आपको पैसा तो मिल ही रहा है। किसी भी यूनिवर्सिटी में लग जाते हैं। UGC के द्वारा मान्यता प्राप्त जो भी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको रिसर्च के लिए पैसा मिलता है। अच्छा, रिसर्च के लिए मिलता है। एक असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर तो खैर जॉब हो गया, आपको उसमें पढ़ाना पड़ता है कॉलेज में, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी अलग से वैकेंसीज निकालती है। तो वो साथ में रिसर्च के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर का काम हो सकता है। अभी जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पहले जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो मिनिमम था वो था MA + नेट, अभी भी वही है, लेकिन मे बी इसको आगे चेंज करके उसमें PhD को कंपलसरी करे। लेकिन अभी यही है कि जैसे आपका अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म निकलता है, जॉब निकलता है, तो उसमें अगर आप नेट क्वालिफाइड भी हो और मास्टर्स आपका है 55% से अब नंबर मास्टर्स में, तो आप उस एग्ज़ाम को दे सकते हो, वाइवा वगैरह होता है, फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाओगे। तो असिस्टेंट प्रोफेसर तो काफ़ी अच्छा जॉब होता है। क्या सैलरी वगैरह रहता है? सैलरीज काफ़ी अच्छी होती है, मतलब रैंक A का जॉब होता है, गजेटेड ऑफिसर वो भी होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी। और फिर धीरे धीरे आप अगर एकेडमिक्स में अच्छा करते हो तो आप एसोसिएट प्रोफेसर बनोगे, प्रोफेसर बनोगे, और यही सब लोग आगे जाके वाइस चांसलर भी बन सकते हैं, रेक्टर, प्रॉक्टर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये सब कर सकते हैं। मतलब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, फील्ड बहुत बड़ा है। बस इसमें यही है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, अच्छे से अपना जो ग्रेजुएशन है वो करना होगा, मास्टर्स करना होगा, एग्ज़ाम नेट JRF के निकालने होंगे, और उसके बाद आप ट्राई करते रहो। अगर कहीं पे असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया उसके साथ भी PhD कर सकते हो, नहीं तो अगर PhD पूल कर लेते हो अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटीज़ से, तो फिर आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। आपका क्या ड्रीम है, कहाँ तक जाना है, कहाँ पहुँचना है? और एक सवाल मैं जनरली सबसे पूछता हूँ कि आप चूँकि संघर्ष वाला जीवन रहा है आपका, तो दूसरों का संघर्ष में आप कैसे महत्वपूर्ण या हेल्प कर सकते हैं उसको, ताकि उसको उतना संघर्ष ना करना पड़े, और उसके लिए आप एक कहिए तो राष्ट्र निर्माण में आपका क्या योगदान होगा? अभी मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ। अच्छा, यही बता दीजिए कि आपका ड्रीम क्या है? ड्रीम क्या मतलब, देखो ड्रीम के बारे में मैं थोड़ा सब्जेक्टिव रखता हूँ। हाँ ये है कि मेरे जो आगे आने वाले गोल्स है, जो मेरे इंडेवियर्स है, उसमें अभी मुझे कुछ PCS के एग्ज़ाम देने हैं, UPSC का एग्ज़ाम देना है, और ये तो है ही रिसर्च। तो मतलब तो मान लीजिए अगर UPSC हो गया तो आप तो इसको छोड़ देंगे? हाँ छोड़ना पड़ेगा, छोड़ने दूंगा नहीं। UPSC के बाद भी खैर सरकार मौका देती है कि आप अगर चाहे तो एकेडमिकली आगे बढ़ सकते हैं। इवन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ से अगर आप चाहे तो कोर्स कर सकते हैं, वहाँ से अपना रिसर्च कर सकते हैं। तो मैं उसमें 5 साल पहले आपको सर्विस करना होता है, उसके बाद ही जाके ना आप ले सकते हैं। जो भी उसमें चीज़ें होंगी उसको मैं फुलफ़िल करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे एकेडमिक्स भी अच्छा लगता है, तो उसमें भी मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक अंतिम मैसेज जो आप कुछ देना चाहते हो स्टूडेंट्स को? बस यही है कि लगे रहो, हो जाएगा। लगे रहो, हो जाएगा। जी हाँ, ये थे कृष्ण कुमार और आपने सुना इनको जीआरएफ की तैयारी कैसे होती है, उन्होंने बताया कैसे करना है। इनसे भी अगर आप गाइड लेना चाहते हैं तो मैं इनका फ़ोन नंबर इनके परमिशन से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या कुछ वैसे वीडियोज़ के लिंक या फिर कुछ भी जो आपको सहयोग कर सकता है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जेएनयू के लिए तैयारी करना है तो जेएनयू की तैयारी कर सकते हैं। जीआरएफ के लिए गाइड लेना चाहते हैं कि कैसे करें तो भी आप इनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सर के परमिशन से। सो हाजीपुर का छात्र, हाजीपुर का बेटा, मतलब कहने का अर्थ ये है कि गांव के या भारत के किसी भी कोने से आप निकल के कहीं भी पहुंच सकते हैं, टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में पहुंच सकते हैं, विश्व के टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में पहुंच सकते हैं। एक जुनून होना चाहिए कुछ करने का, और जुनून के साथ साथ आज के डेट में होता है क्या कि छात्र अपनी कई सारे ड्रीम्स उनमें उन्होंने वो अपनी क्वालिटी को ही नहीं पहचान पाते हैं कि उनको करना क्या है। कभी ये अच्छा लगता है, कभी ये अच्छा लगता है, और एक डाल से दूसरे डाल भटकते रहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यह भी है छात्रों के लिए कि वो एक निश एरिया को पकड़े, एक पार्टिकुलर एरिया को पकड़े और उस पर पकड़ के वो मेहनत करते रहे। हम दिखाते रहेंगे ऐसी और कहानी, आप देखते रहिए सीधे आप तक। फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।